हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को वन बाय वन फटाफट से उनको क्विक रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एक बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको पॉइंट्स क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स के बारे में, और लास्ट में क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये देखिए आप। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपली जे थॉमसन ने क्या किया कि उन्होंने एक तरफ कैथोड प्लेट लगा दी और एक तरफ एनोड प्लेट, और एनोड प्लेट में उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे से होल कर दिए, जिससे और उन्होंने यहाँ पे लो प्रेशर पे गैस इसमें फिल कर दी, ठीक है, कंटेनर में। उसके बाद जब यहाँ से उन्होंने जब देखा कि इस होल के अंदर से कुछ निकला और यहाँ पे क्या हुआ, लाइट जैसा वो कुछ दिखा, तो उन्होंने फिर जो कि वो कैथोड से निकला तो इनको नाम दे दिया उन्होंने कैथोड रेस, और वो जो पार्टिकल था उसको नाम दे दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से फिर उन्होंने उसका मास कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻, -90 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से फिर उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के आगे फिर, क्योंकि एक एटम है, एटम का जब वेट कैलकुलेट किया तो उसका वेट इतना तो नहीं आया, उसमें कुछ और भी होगा। फिर चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे आता है प्रोटॉन हमारा। प्रोटॉन के लिए उन्होंने सिंपली क्या किया, प्रोटॉन के लिए इन्होंने ये जो प्रोसेस थी, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल की थी उसको रिवर्स कर दिया। इस बार उन्होंने यहाँ पे ली कैथोड प्लेट, ठीक है, इधर लिए इन्होंने एनोड, और इस बार इन्होंने कैथोड प्लेट में क्या कर दिया, छोटे छोटे होल कर दिए, जिससे क्या हुआ, यहाँ से कुछ आया और यहाँ पे फिर से उन्होंने एक रेड सा ग्लो देखा, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज, एक सेकेंड, प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है। क्या होगा, मैं अभी क्योंकि ये एनोड से निकला है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻20 -19 कूलम। ठीक है, और इसका जो वेट होता है, इसका वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, और फिर जब उसका वेट, टोटल वेट कैलकुलेट किया, तो फिर भी वेट क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके अंदर कुछ अभी भी कुछ और भी है, एटम के अंदर कुछ और भी है। तो फिर बाद में आता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन बड़ा चालाक है, क्योंकि इस पर चार्ज होता नहीं है, प्लस भी नहीं होता है, माइनस भी नहीं होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है इस पर, ठीक है। बट इसका जो वेट होता है, वेट इसका लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। आप सोच रहे हैं, वेट इसका लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। इस पर चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ठीक है। तो चैडविक साहब ने इसकी एक्सपेरिमेंट किया था इस तरह से, अल्फा रेडिएशन बेरिलियम पे डाली इन्होंने, ठीक है, और यहाँ से पार्टिकल्स निकले, और फिर इसको आगे जाके उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने बेरिलियम लिया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के उस पर बॉम्बार्डिंग करवाई, ठीक है, यहाँ से इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज, तो न्यूट्रॉन पे 0 होता है, 0, ठीक है, और जो इसका वेट होता है, जो इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27
kg, मतलब लगभग प्रोटॉन के बराबर इसका वेट होता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। हमारा सबसे प्यारा और सबसे आसान मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने सिंपली पता है क्या किया, उसने सिंपली एक बात बोली कि देखो जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। सिंपली आप ले लो, एक तरबूज ले लो, तरबूज के अंदर क्या होता है, रेड रेड होता है और उसके अंदर काले काले उसके बीज होते हैं। ठीक है, सिंपली उन्होंने ये बोला कि भाई तो ये जो रेड रेड जो इसका भाग है वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो ब्लैक ब्लैक से इसके सीड्स हैं वो हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थॉमसन का इतना सिंपल सा मॉडल था जिसमें उन्होंने बताया कि एटम्स आर मेड ऑफ ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड इनसाइड इट लाइक प्लम्स इन पुडिंग। प्लम पुडिंग एक चॉकलेट की एक मिठाई सी होती है, इसके अंदर सेम इसी तरह से होती है वो भी। ठीक है, मतलब वही स्टफिंग होती है उसके अंदर, तो उसको उन्होंने उससे भी कंपेयर किया, मतलब वाटरमेलन से और प्लम पुडिंग से। ठीक है, तो इसलिए इसको थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे लिए आता है रदरफोर्ड्स मॉडल। अब जो रदरफोर्ड भाई साहब, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल ली इस तरह से, और उसके ऊपर यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग करवाई एटम के ऊपर। ठीक है, तो जब इन्होंने बॉम्बार्डिंग करवाई तो इन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स थे वो डेविएट नहीं हुए, मतलब सीधे निकल गए। ठीक है, डेविएट ही नहीं हुए बिल्कुल भी, और कुछ पार्टिकल थे जो हल्के हल्के से जो है डेविएट हुए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हल्के हल्के डेविएट हुए, और एक उनमें से मतलब 10,000 लगभग थे वो अल्फा पार्टिकल्स, उनमें से एक जो था वो सीधा 90 डिग्री पे रिटर्न हो गया वापस। ठीक, तो उन्होंने ये फिर उनके दिमाग में कुछ हल्का सा चला कि एटम का जो मास होता है पूरा एक ही जगह पे कंसंट्रेट होता है, क्योंकि बाकी सारा तो खाली है पूरा। बट एटम का जो मास होता है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट है, जिनको उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिससे हमको इन्होंने जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से एटॉमिक का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको समझने में बहुत हेल्प हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा तो खैर नहीं है कि रदरफोर्ड पूरी बात समझा पाए, आगे उनमें भी कुछ कमियां निकाली, तो उनकी कमियां जो निकाली थी उनको हमारे जो बोर भाई साहब उन्होंने पूरा किया। फिर जो बोर भाई साहब अब आते हैं फाइल में, उससे पहले हम देख लेते हैं रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि हर कोई भी एक्सपेरिमेंट उसकी लिमिटेशन जरूर होती है। जब वो लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन से बढ़ के ही आगे फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो फिर उनके ऊपर रिसर्च करता है। रिसर्च इसी तरह से चलती है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि ये एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉन के अराउंड जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको भी ये समझा नहीं पाए। इनको फिर आगे बोर का जो मॉडल आता है उन्होंने समझा दिया था। ठीक है, दूसरा ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स ने सिंपली क्या किया, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में मूव करता है। जैसे ये आप देख सकते हो ना, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन ये गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, शेल्स जो होते हैं, उनके अंदर वो मूव करता है। ठीक है, और हर ईच शेल हैज ए स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। सिंपल इन्होंने क्या बताया कि मान लो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हाई मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो अब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना जो पास होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है
एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है, तो वो एनर्जी जो होगा वो जो है एनर्जी रिलीज करेगा अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। तो ये उन्होंने सिंपली बताया, यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर व्हेन इट इज ऑर्बिट्स फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। यही बात इसने बताई कि भाई जब जितना ज़्यादा पास होगा इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, और जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इन्होंने बताया रेडियस का फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, और एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है वो इन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है। ये आप देख लेना, वेलोसिटी दी एनर्जी का तो मैं लिख देता हूँ बाबू। इन्होंने बताया कि एनर्जी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर टू इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो जो बोर जो था, बोर ने सिंपली सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात की, ठीक है। वो जो है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे हाइड्रोजन से आगे जाते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, ठीक है, इन सब पे जब जाते हैं तो उन चीज़ों को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया उन सब चीज़ों को, ठीक है। यही इसकी लिमिटेशन है कि भाई बोर का जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम को तो इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाकी जो इसके आगे के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया बोर, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ से फिर ये इसकी लिमिटेशन में आ गया। फिर आगे इसने हाँ भाई कॉम्प्लेक्स एटॉमिक बिहेवियर्स, इलेक्ट्रॉन सब सेल्स और ऑर्बिटल्स वगैरह, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि अभी आएगा आगे, उसके बारे में भी ये नहीं बताया, ठीक है। हम सिंपली कंक्लूजन निकाल सकते हैं बोर के मॉडल से कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे आइडिया लेके उसने आगे उसको वो ठीक किया, क्वांटाइज ऑर्बिट्स एंड एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया, वाई एटम्स आर स्टेबल एंड वाई एटम्स एमिट लाइट्स एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। देखो सिंपली क्या बताया बोर ने, भाई इलेक्ट्रॉन जब हायर, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट से मान लो उसको फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट से उसको थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो यहाँ से वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का पता चलता है, ठीक है। ये उन्होंने समझा दिया यहाँ से। फिर आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा, तो उसके बेसिस पे जो कुछ उसके भी डाउट्स थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के, तो वो बोर्स का मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर आगे और इस पर रिसर्च हुई। तो आगे हमारे आते हैं, ये है डी ब्रोगली भाई साहब, देख लीजिए इनको अच्छे से, लुइस डी ब्रोगली। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी जो मैटर होता है हैविंग ए ड्यूअल नेचर, उसका ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रेफर टू द आइडिया दैट ऑल पार्टिकल्स इंक्लूड मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, जितने भी मैटर सब के सब ड्यूअल नेचर शो करते हैं, ठीक है, पार्टिकल और वेव नेचर। इन्होंने रिलेशनशिप भी बताया पार्टिकल की वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, जो कि ये सिंपली आपने कई बार पढ़ा होगा। एक सेकेंड, जो है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम, ठीक है। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये वेवलेंथ है, ये मोमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के आदमी, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने ये बताया जब पार्टिकल का ड्यूअल नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिंपली पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो अगर आप ये बता ही नहीं पा रहे हो। जब उसका वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तो वो तो इंडेफिनिट हो गया, उसकी पोजीशन तो आप बता ही नहीं पाओ कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे,
यहाँ से फिर आता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने सिंपली बताया क्वांटम मैकेनिक्स की उन्होंने इसमें बात की सबसे पहली बार कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम एक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली हम बता ही नहीं सकते, एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। इसने फॉर्मूला दिया जो कि ये है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपको बस इसको इतना याद करना है, इसका डेरिवेशन वगैरह तो कोई काम का है नहीं, ठीक है। आपको इसको इतना याद करना है, सिंपली ये देख लीजिए डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच के प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। इस महान आदमी का नाम बताइए आप में से कोई जानता है तो इसका नाम बताइए। तो इन महान आदमी का नाम है श्रोडिंगर, ठीक है। अब श्रोडिंगर जो भाई साहब हैं, इन्होंने कुछ अलग ही बताया, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा अजीब सा तो फॉर्मूला दिया इन्होंने जो समझ में, तो खैर मैं जब अपनी प्रिपरेशन जब कर रहा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था फॉर्मूला, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग में जब आए तो आता है, इंजीनियरिंग में जब पढ़ाते हैं तो वो समझा देते हैं उसको, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक पार्टिकल्स का, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, एक वेव इक्वेशन इनकी जो आगे पढ़ेंगे भी, विच हेल्प्स प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर एन इलेक्ट्रॉन माइट बी फाउंड ऑफ एन एटम, दे आर गिविंग एन एग्जैक्ट पाथ ऑफ लोकेशन। तो इन्होंने ये बताया कि हम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, इन्होंने जो मॉडल दिया उस हिसाब से क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है उसके बिहाफ पे हम पता कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे कहाँ होगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन एक था साई और एक दूसरा वेव फंक्शन साई स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसकी बड़ी सी इक्वेशन है, बड़ी भारी इक्वेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये कहीं आने वाली है नहीं, बस आप इसको देख लीजिएगा एक बार ऐसे। वेव फंक्शन है, साई जो वेव फंक्शन है, एम मास है, एच प्लांक कांस्टेंट है, ई जो है टोटल एनर्जी है और वी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स सिंपली क्या होती है, ये 4 टाइप की क्वांटम नंबर्स होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर या जिसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इनको नोटेशन करने के देख लीजिए आप एक बार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से नोटिफाई करते हैं और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या जिसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम एल से, ठीक है। और इसको करते हैं एम एस से, स्पिन, ठीक है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहला आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल है, जितनी भी शेल होती है उनके लिए इसका पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे कर करके सिंपल ये 1 2 3 कर करके आगे जाती है, ठीक है। फिर आगे हो गया एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल and is related to the angular momentum of the electron. It determines the type of orbital as PTF. इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कुछ सिंपली लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है n-1 से लेकर आगे इंटीजर में, ठीक है। आप देख सकते हैं S के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगला है क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से। इसमें ये बताता है ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स रिलेटिव टू अदर ऑर्बिटल्स। इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन सबसेल एंड देयर स्पेशियल ओरिएंटेशन।
इसकी इंटीजर वैल्यू होती है -l से +l तक, ठीक है। ये स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, इधर +1 +2 करके -1 -2 करके, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यूज होती है। अगला है, बहुत ईजी है, स्पिन क्वांटम। आपने सिंपली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो ये उसी तरह से इसको डिफाइन करते हैं। इसमें इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड मास, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है +12 या -12, ठीक है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द 2 पॉसिबल स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि एक जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उनका स्पिन क्या हो, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, अपोजिट स्पिन होता है दोनों का, तो एक का +12 एक का -12, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है इसमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन फिल्स ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हायर वंस, जो कि हमने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल में भी, कि इलेक्ट्रॉन सिंपली एक इस तरह से होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होगा, ये जब पूरा फिल हो जाएगा, ये एस शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये पी शेल जो होगा वो भरना स्टार्ट होगा, इस तरह से इसमें बताया। अगला है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये इसने ये बताया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सही है, नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो एस सेल हुआ, मान लो हमने एस सेल ले लिया, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 1, लेकिन इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, ठीक है, इसका एन है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका वो होगा 0, कि एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, n-1, तो सेम तो वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। चाहे भी ये दोनों ही डिफरेंस हो गए, तो सेम वैल्यू कैसे आएगी, ठीक। तो पॉली ने सिंपल सी ये बात बताई कि भाई चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती किसी भी एक एटम के लिए, ठीक है। Each orbitals can hold a maximum of 2 electrons with opposite spins। अभी अपन ने देखा स्पिन क्वांटम नंबर में, क्योंकि एक शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका अपोजिट स्पिन होता है, तो +12 या -12, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक। अगला है हुन्स रूल। इन्होंने बताया कि विद इन ए सब सेल इलेक्ट्रॉन्स विल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी सिंगली फर्स्ट बिफोर पेयरिंग अप। देखो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी सेम लेवल ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। दिस मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड लीड्स टू ए मोर स्टेबल अरेंजमेंट। तो सिंपली क्या होता है कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल होंगे पहले, इससे क्या होगा कि एटम जो होगा वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक, अनस्टेबल नहीं। फिर दूसरा है लास्ट जो है हमारा ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल फिलिंग। सबसे पहले 1s आता है, 2s आता है, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p करके इस तरह से जो है फिलिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्विक सीरीज में।